हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नए सक्सेस क्लासेस पर, क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथ साल 2020 सेट 1 MB। आज की क्लास में मैं आपको सेट 1 का सेकेंड क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं भाई। बहुत ही मजा आएगा ये क्लास लेने में। और इससे पिछली क्लास में मैंने आपको सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तो यहां पे लिख देते हैं हल। 2 का कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y बराबर 1 तथा 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी कोई हल नहीं है। दो रेखाएं होती हैं, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं उन रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। कैसे? जैसे माना ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्या है? y एक्सिस। और यदि कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं, जैसे ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब कहीं भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे रेखा को नहीं काटती हैं। जब ये एक दूसरे रेखा को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी तो 100% इनका जो हल होगा वो अनंत होगा। और इनका जो स्टेप होती है वो इस टाइप की होती है कि a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी तब इनके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। और आपको बताएं कि कौन कौन सी कंडीशन पर अनेक हल नहीं होते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। यहां पर कौन कौन सी कंडीशन पर, देखिए इसे रफ करता हूं तो ये कंडीशन मैंने फर्स्ट लिख दी। अगर इस टाइप की कंडीशन होगी तो आपके अनंत हल होंगे। क्या होंगे? यहां पे लिख देता हूं अनंत हल। और यदि जैसे ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और दो रेखाएं हों जैसे ये, तो इन दो रेखाओं ने जो यहां पर काटा, प्रतिच्छेद किया। क्या किया? प्रतिच्छेद बिंदु। जब प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाए तब इसके क्या होते हैं, तब इसकी जो कंडीशन होती है वो नोट कर लो कि a1/a2 बराबर b1/b2। तब क्या होता है? तब इनके अद्वितीय हल होते हैं। एक हल होगा लेकिन अद्वितीय। अब अद्वितीय का मतलब क्या होता है हम बताएंगे। अद्वितीय का मतलब ये होता है जैसे जो x के मान है वो 2,2 सेम आएंगे, x बराबर 3,3। जब इस टाइप की सेम वैल्यूज आ जाएं तो समझ लिया कि अद्वितीय हल होते हैं। तो अगर इस टाइप की कंडीशन मिलेगी, ये इज नॉट इक्वल होंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और जब इसका कोई हल, ये क्या है? ये तो इसके अनंत हल हैं। सॉरी, यहां पर कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल। यहां पे लिख देता हूं कि कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होगा जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। और आपको बताएं कि अनंत हल कब होंगे? अनंत हल जैसे ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और जब दोनों रेखाएं, जैसे ये कोई रेखा है आपकी, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी ये रेखा है, और ऐसी रेखा जो इसके संपाती हो, समान अनुपात की हो, इसी के ऊपर एक और रेखा मैंने मान ली ये है। जब ये दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं, जैसे ये एक रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा आ जाए तो ये क्या होती है? ये रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती हैं? संपाती।
और जब रेखाएं संपाती होती हैं मतलब समान अनुपात की होती हैं, संपाती का मतलब समान अनुपात, तब इनकी जो कंडीशन होती है वो किस टाइप की होती है हम आपको बताएंगे। नोट कर लेना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और इसके जो हल होते हैं, हल वो अनेक हल होते हैं, अनेक हल या अनंत। अनेक हल, अनेक मीन्स अनंत, आप गिन नहीं पाओगे इतने इसके हल होंगे, अनंत हल। तो ये भाई तीनों पॉइंट आप नोट कर लेना। अगर वो ये कह दे, यहाँ पे कह दिया का कोई हल नहीं है के किस मान के लिए, अगर ये कह दे कि के किस मान के लिए इसके अनंत हल होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये कह दे कि इसका अद्वितीय हल कब होंगे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 तो इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, के किस मान के लिए। तो उसने कहा कि समीकरणों के कोई हल नहीं है, तो कोई हल मीन्स जब रेखाएं समांतर होती हैं, एक दूसरे को समांतर होती हैं, किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं, ये वाली कंडीशन जब होगी तो आपका क्या होगा कि अनंत, कोई हल नहीं होगा, सॉरी कोई हल नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन अब आपका लगाना है, आपने कंडीशन सीख ही ली होंगी, अगर सीख लिए तो भाई अच्छी बात है। तो स्टार्ट कर देते हैं आगे का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखना है क्या कह रहा है, 3x + y बराबर 1। इक्वेशन इसे फर्स्ट डाल दिया। दूसरा है 2k - 1 × x, 2k - 1 × x प्लस का k - 1 × y बराबर 2k + 1। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकेंड डाल दिया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 की यहां पे लिख देता हूं कि समीकरण 1 की इसके मानक समीकरण ax + by + c बराबर 0 से तुलना करा दीजिए। अगर इससे इसकी तुलना कराएंगे तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो x बराबर कितना आएगा भाई, x का गुणांक a है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो a बराबर आएगा 3 आया, क्योंकि a बराबर 3 x। और b का मान यहाँ पे b है, यहाँ पे b का y का गुणांक 1 है, तो b बराबर 1 आया। c बराबर यहाँ पे c है, यहाँ पर c कितना है, अगर इसे हम इस टाइप लिख दें कि माइनस का ये बराबर इधर प्लस का 1 है, माइनस का 1 बराबर 0 लिख दें, -1 बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, तो c बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आया होगा। और यदि हम समीकरण 2 की इसी मानक समीकरण से तुलना कर दें तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 की मानक समीकरण ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर इससे इसकी तुलना कर दें तो क्या होगा, से तुलना करने पर तो भाई आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या आएगा कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे कितना x का गुणांक 2k - 1 है, तो यहाँ पे लिख देना है a बराबर 2k - 1। यहाँ पर b है, y का गुणांक यहाँ पर k - 1 है, तो b बराबर k - 1। c यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये बराबर में है, इधर लाएंगे ये माइनस का हो जाएगा 2k + 1, तो यहाँ लिख देंगे -2k + 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो c है, c बराबर क्या हो जाएगा, -2k + 1, ये आपका c हो गया। अब वो कह रहा है कि का कोई हल नहीं है, इसका मीन्स ये हो गया भाई कि कोई हल नहीं के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। आप लोग दिखाई दे रहा होगा, यही लिखा है ना, कोई हल नहीं है, यही कंडीशन है ना। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, किस तरह करेगा देखिए हम बताएंगे आपको। यहां पे देख लीजिए A1, तो यहां पर A2 कर दो, B2 कर दो, यहाँ पे C2 कर दो, यहाँ पे A1, B1 और C1। तो यहाँ पर ये A2 का मान, ये B2 का मान, ये C2 का मान, ये A1 का मान क्या है का A1, B1, C1। ठीक है, A1/A2, A1 कितना है 3/A2 कितना है 2k - 1 बराबर B1 कितना है 1 है, B2 कितना है k - 1 है। ठीक है, बराबर C1 कितना है -1 है, और C2 का मान कितना है 2k + 1 है।
दिखाई दे रहा होगा, इज नॉट इक्वल है यहां पर, ठीक है, लगा दिया, समझ में आ रहा होगा। इसका मान तो देखिए भाई, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइप से, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू के माइनस का 1, 3 इंटू के माइनस का 1 बराबर, यहां पे देख लीजिए 3 इंटू के माइनस 1 बराबर 2 के माइनस का 1 इज नॉट इक्वल 1 माइनस का 1 अपॉन 2 के माइनस का 1। तो यहां पर ये आपका 3 के माइनस का 3 बराबर 2 के माइनस का 1, यहां पर ये 3 के प्लस का है, इधर 2 के आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 के माइनस का 2 के बराबर, इधर ये -1 इधर जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहां पर के बचेगा ओनली, के बराबर प्लस का 2, देखिए के बराबर +2 आया, और ये क्या है माइनस का 1 अपॉन 2 के प्लस 1, ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो के बराबर 2 रखने पर इसका कोई हल नहीं होगा, के बराबर 2 रखने पर कोई हल नहीं होगा, 100% बता रहे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे किस तरह। इसे रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नोट कर लेना, 100% समझ में आया होगा, तो रफ कर देते हैं भाई, और आपको बताएंगे कि किस तरह इसके जो हैं के बराबर 2 कोई हल नहीं होगा। आप सेकेंड समीकरण देखिए, क्या है कि 2 के माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का के माइनस का 1 इंटू वाई बराबर 2 के प्लस का 1, के बराबर मान आया आपका 2, ठीक, इसमें रख दो, तो 2 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2 माइनस का 1 इंटू वाई बराबर 2 इंटू के का मान कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3x प्लस का y बराबर 2 और 2 कितना हो गया 2k प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 3x प्लस वाई बराबर 5 आया है, 3x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण क्या था 2 था, और समीकरण 1 क्या था 3x प्लस वाई बराबर 1। ये आपकी जो दोनों रेखाएं हैं ये क्या है समांतर हैं, देखिए बिल्कुल सेम है। अगर इनको आप अब सॉल्व करिए कोई मान नहीं आएगा, 100% किस तरह होगा हम बताएंगे। ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है, यहां पर आपको क्या कर दो कि इन्हें आप इन समीकरणों को सॉल्व करने की आपको 3 विधियां बताई गई थी, वज्र गुणन विधि पड़ी होगी, प्रतिस्थापन विधि भी पड़ी होगी और विलोपन विधि भी पड़ी होगी। यहां पर हम लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि बाय एलिमिनेशन मींस विलोपन विधि, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक, विलोपन विधि के द्वारा इसे गायब करेंगे। यहां पर लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा, क्यों, और विलोपन विधि क्या थी कि किसी भी एक के गुणांक को बराबर कर लो, किसी भी एक के गुणांक को बराबर कर लो, तो यहां पर देखिए इसका y का गुणांक भी बराबर है, 3x का गुणांक भी बराबर है, यहां पर लिख देंगे घटाने पर। जब इसे घटाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो माइनस आएगा, यहां पर प्लस है माइनस आएगा, यहां पर प्लस है माइनस आएगा, ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, कैंसिल हो गया, ये -3x है, प्लस का 3x कैंसिल हो गया, यहां पर आपका 0 आया, यहां पर 5 में से 1 गया 6। जब इस टाइप की कंडीशन होती है, इस टाइप की कंडीशन होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। अतः यहां पर लिख देंगे अतः के बराबर 2 पर समीकरण 1 व समीकरण 2 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर भाई समझ में आया हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो भाई, अच्छा नहीं लगता है ऐसे पढ़ाते पढ़ाते, कब तक आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, कुछ नहीं जाता यार, घंटा बजा दिया करो, भगवान जी के दर्शन भी हो जाया करेंगे। अगर बस आपको सवाल लगाना यहीं तक था, के का मान पूछ रहा था भाई, लेकिन मैंने कहा था कि प्रूफ करके दिखाएंगे, आपको सवाल दिखाएंगे। हम लोगों की तरह ज्यादा से टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं लेकिन बच्चों को दिखाते नहीं है। हम कभी लगाते नहीं है, हमेशा दिखाते हैं भाई। आपको दिखाई पड़ा होगा कि इसका कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
क्योंकि ये 0 बराबर 6, इस कंडीशन ये 0 इज नॉट इक्वल 6, 0 6 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा भाई, बेकार है, यूजलेस है भाई। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो यूजलेस होती है, जिसका मीन्स होता है बेकार, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। तो भाई आप क्या करोगे कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ना और लाइक बाइक ठोंक दिया करो भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, 70 में 70 लाने हैं ना आपको, 70 में 70 लाने के लिए खून पसीना एक करना होगा भाई। जब तक खून पसीना एक नहीं करोगे 70 में 70 नहीं ला पाओगे। क्वेश्चन नंबर खा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, इसका भी गर्दा उड़ाना है भाई, उड़ेगा, इसका भी गर्दा उड़ेगा, एक एक करके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। इसी बात से कमेंट में लिख देना है, जय महाकाल ऐसा बुलाओ काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल 100% लगाएंगे भाई। दूसरे का देखना है, दूसरे का सॉरी का नहीं खा है, क्या है खा। तो वो कह रहा है कि चित्र में आपको एक चित्र इस टाइप का दे रखा है, ये है आपका चित्र, यहां पर उसने जो पॉइंट दे ए ये है, ये बी है, ये आपका डी है और ये सी है, ये चित्र में दे रखा है। ये भी पॉइंट आपको ओ दे रखा है और उसने कहा है कि उसने और आपको दिया है कि ए ओ अपान ओ सी बराबर ए ओ अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान ओ डी, ये आपको दे रखा है 1/3 और डीसी भी दे रखा है, डीसी यहां पे लिख देना है दिया है, ये चीज दी है दिया है, और डीसी बराबर भी 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है और ए बी का मान पूछ रहा है भाई, कह रहा है कि ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। अच्छी बात है। देखिए हम आपको बताएंगे, आपने पढ़ा होगा समरूपता की प्रमेय से अथवा थेल्स की प्रमेय से। समरूपता की प्रमेय में आपने पढ़ा होगा जब किसी भी दो त्रिभुजों के भुजाएं समान होती हैं तो उनके कोण भी आपस में समान होते हैं। थेल्स पहले क्या था कि जब किसी भी त्रिभुज के समकोणिक त्रिभुज कोण उनके समान हो, जैसे ये इसका एंगल है, ये एंगल है, ये सेम है, ये इससे ये सेम है, इससे ये सेम है, ये समकोणिक होते हैं कि दो त्रिभुजों के कोण समान होते हैं। लेकिन थेल्स आए, उन्होंने ये प्रूव किया, उन्होंने थेल्स की प्रमेय जो है, थेल्स ने बताया, यहां पे लिख देता हूं थेल्स की प्रमेय से। भाई इस प्रमेय को याद कर लेना, बिना इसके क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। थेल्स की जो प्रमेय है, उन्होंने बताया कि यदि दो समकोणिक त्रिभुजों की दो त्रिभुज समकोणिक होते हैं, दो त्रिभुज अगर दो त्रिभुज हैं और समकोणिक होते हैं, कहने का मीन्स है उनका कोण जो होता है वो समान होता है, समकोणिक होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं भाई वो समान अनुपात में होती हैं। किसमें होती हैं? समानुपातिक या समान अनुपात में होते हैं, समानुपातिक होती हैं। ये लाइन भाई याद कर लेना। यूनानी गणितज्ञ थे थेल्स, उन्होंने ही बताया कि यदि समकोणिक त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, कहने का मीन्स है। और यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए ओ अपान ओ सी। देखिए ये आपका ए ओ है और ये ओ सी है ना, ये आपको दे रखा है 1 और ये दे रखा है 3, 1:3 अनुपात में, बी ओ अपान ओ डी, बी ओ यहां से यहां तक। देखिए ये भी 1:3 यानी कि ये भी 1 है और ये भी 3 है, ये क्या है? समान अनुपात है। तो थेल्स ने बताया कि यदि इनके ये भुजाएं तो ये 3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये भी क्या होगा? समान अनुपात में होगा। भाई अगर ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो इट मीन्स ये 3 होगी और ये भी 1 होगी। और यहां पर समान अनुपात नहीं है, डीसी दे रखा है आपको 1.5 सेंटीमीटर,
तो भाई जब ये 1.5 है तो ये कितनी होगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, हम बताएंगे आपको। तो थेल्स की प्रमेय ये नोट कर लेना और यही प्रमेय लगाएंगे भाई। तो यहां पे लिख देना है कि थेल्स की प्रमेय से क्या है, थेल्स की प्रमेय आपको बताएंगे। थेल्स की प्रमेय है कि AO, ये AO है ना, तो AO अपान OC बराबर BO अपान OD। ये BO है, BO अपान OD बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन DC, AB अपॉन DC। तो मतलब ये भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी। अगर ये भुजाएं AO अपान OC बराबर BO अपान OD, अगर इनका अनुपात समान है तो ये AB अपॉन DC भी इनके बराबर होंगी, समान अनुपात में होगी, बराबर AB अपॉन DC। भाई यही लिख दिया और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, जो कि थेल्स की प्रमेय कहती है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, ये चीज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, AO अपान OC बराबर BO अपान OD। ये चीज आपको 1/3 दे रखी है, बराबर AB ये फाइंड करना है, और DC का मान भी आपको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। अगर दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लेना है 1/3 बराबर AB अपान 1.5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3AB बराबर 1.5 आएगा। यहां पर AB बराबर 1.5 अपॉन 3 हो जाएगा। भाई यहां पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक है, यहां पर भी पॉइंट लगाया, दशमलव 0 बढ़ा लिया और इस दशमलव से ये हट गया। अब ये आपका 15/3 आ गया, 30 आ गया, 15 एकन 15, 15 दूनी 30। यानी कि जो AB निकल के आया है वो 1/2 निकल के आया है। और 1/2 की रियल में वैल्यू क्या होगी, 2 का 1 में भाग देंगे, भाग नहीं खवा जाया, भाग खवाई बिंदी, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10। तो ये आपका जो निकल के आया है भाई, ये 0.5 निकल के आया है AB। देखिए भाई, अगर ये 1 है, ये 3 है, 1 है, ये 3 है, इसकी कितनी है, 2 गुनी है। ये 1 है भाई, इसकी ये 2 गुनी है, और जब ये 1 है, ये 3 इसकी 2 गुनी है, तो ये 0.5 है। तो 0.5 का ये, अगर ये 0.5 है AB, तो 1.5 इसकी 2 गुनी है। कितनी है, ये 3 हिस्सा है। अगर ये 3 हिस्सा है तब ये 1 है, तो ये भी भाई 3 होंगे तब ये 1 होगा। कहने का मीन्स है कि ये 0.5 होगा। कैसे, जैसे माना कि ये 1.5 है, तो इसके ये तीनों हिस्से 0.5 जोड़ दीजिए, 3 हिस्से जोड़ दिए, तब 1.5 आना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, और एक अंक बाद दशमलव लगना है, लगा दिया। देखिए 1.5 आया। तो कहने का मीन्स है कि 2 हिस्सा बड़ी है, ये इससे ये 2 हिस्सा बड़ी है, तो इससे ये 2 हिस्सा बड़ी है। इट मीन्स है कि दोनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, AB अपॉन DC भी समान अनुपात में है। तो यहां पे लिख देना है बराबर AB अपॉन DC। ठीक है, यदि भाई समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगला क्वेश्चन है गा, नहीं करनी है किसी के साथ यारी, तो क्या करना है, गर्दा उड़ाना है। उड़ाएंगे भाई, हर एक प्रश्न का उड़ाएंगे, बस देखते रहो आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गा की बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, भाई नहीं करेंगे। वादे के साथ कहता हूं, इसका भी धुआं उड़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक काम करते रहना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। भाई अगला गा लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर गा, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है भाई। गा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। कह रहा है कि √3 tan 12 डिग्री कोट 45 डिग्री कोट 60 डिग्री tan 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, तो यहां पे लिख देना है √3 tan 12 डिग्री कॉट tan 12 डिग्री कॉट 45 डिग्री कॉट 60 डिग्री और tan 78 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पर इसके मान ज्ञात करने के लिए इसके जो 12 डिग्री है और 78 डिग्री है, इनमें से किसी एक के कोण को चेंज कर लीजिए, चाहे 12 डिग्री को करिए चाहे 78 डिग्री को करिए, करना पड़ेगा भाई। ये टोटल संख्याएं आपके मल्टीप्लाई में हैं, गुणा में हैं, जब चेंज करोगे तो एक 100% कैंसिल होगा। देखना कैसे, हम बताएंगे आपको। यहां पे आपका है √3 लिख दिया,
ये tan 12 डिग्री है, इसे लिखा रहने दिया, cot 45 डिग्री लिखा रहने दिया, cot 60 डिग्री लिखा रहने दिया, इसे चेंज किया tan 90 डिग्री माइनस का 12 डिग्री। जब भाई tan 90 डिग्री से यानी कि 90 डिग्री से 12 डिग्री घटाओगे 100% 78 डिग्री ही बचेगा। तो 78 डिग्री के स्थान पर मैंने 90 डिग्री माइनस का 12 यानी 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री रख दिया। भाई शराब बदल गई, बोतल वही है। यही पूरा सिस्टम अप्लाई हो रहा है कि शराब बदल गई, बोतल वही, मतलब 78 डिग्री लिखो चाहे 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दिया। और यहां पर आपका एक फार्मूला होता है कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर cot थीटा। अगर यहां पर ये थीटा है तो यहां पर क्या आया, थीटा आया। ठीक है, ये देखना है आपको। तो यहां पे देखिए क्या है, √3 tan 12 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री लिख दिया, इंटू cot 60 डिग्री लिख दिया। यहां पर जो tan है 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि cot थीटा, cot थीटा। यहां पर थीटा था, यहां थीटा आया, यहां पर 12 डिग्री है तो यहां पर क्या आएगा, 12 डिग्री आएगा। ठीक है, याद रख लेना भाई, ट्रिक है। तो यहां पर आपका ये tan 12 डिग्री है, ये cot 12 डिग्री है। यदि हम इसे ऐसे लिख दें कि tan 12 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। यहां पर देखिए आपको एक बात बताएंगे कि cot कितना है, 12 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 1/tan 12 डिग्री, 1/tan 12 डिग्री। कहने का मीन्स है कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ठीक है, जब cot थीटा 1/tan थीटा होता है तो ये 1/tan 12 डिग्री हो जाएगा। और ये अपान में tan है, ये यहाँ पे tan है, इससे ये कैंसिल हो रहा है भाई, कैंसिल कर दिया। कहने का मीन से धुआं उड़ रहा है तो जब उड़ रहा है तो क्यों रोको भाई, उड़ने दो, क्योंकि जब धुआं उड़ेगा तो राख निकलेगी, राख निकलेगी भाई, आंसर होगा cot 45 डिग्री का मान। हम आपको बताएंगे कि आपने और क्या पढ़ा है। और आपने कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात में पढ़ा है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका उल्टा tan का cot 45 डिग्री होता है और इसका मान भी 1 होता है। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान जो 1 होता है इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 रहेगा, 1/1 1 होता है। ठीक है, cot 60 डिग्री tan 60 डिग्री का मान आपने पढ़ा होगा कि √3 होता है, tan का उल्टा cot होता है तो cot 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अपान में कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पर यही मान रख देंगे भाई, cot 45 का मान 1 और cot 60 का मान 1/√3। इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 गुणा 1 बचा, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 आया भाई, क्या आया 1, यही लिख दिया, यही आया आंसर है। नोट कर लेना, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो भाई अगले क्वेश्चन, घा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, नहीं करेंगे इसका भी गर्दा उड़ाएंगे। तो देखना है आप लोगों को कि किस तरह से उड़ाएंगे इसका गर्दा। वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, इसको भाई रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि पढ़ना, क्वेश्चन लगाना और समझ कर लगाना अलग बातें होती हैं दोनों भाई। तो जो अलग बातें हैं, इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि आपको 70 में 70 लाने हैं भाई, 70 में 70 इस तरह के, जितने यहां पर हों उतने ही यहां पर होने चाहिए भाई, उतने ही यहां पर होने चाहिए। तो भाई चलिए क्वेश्चन नंबर घा लगाते हैं। क्या कह रहा है, दूसरे का घा, दूसरे का घा कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लौंद की साल, जो गांव में देहात में कहते हैं लौंद की साल, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज लीप वर्ष। लीप वर्ष में हर एक चौथी साल लीप वर्ष आती है, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में
365 दिन होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं कि एक लीप वर्ष में कुल दिन, एक लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 366 होते हैं। जब एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो कुल सप्ताह कितने हो जाएंगे? सप्ताह। अब आप, और एक सप्ताह जो होता है भाई वो 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 7 दिन का। तो सप्ताह यानी कि 366 में 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक सप्ताह 7 दिन का होता है भाई। जब एक सप्ताह 7 दिन का होगा और सप्ताह की संख्या निकालेंगे, इट मीन्स 7 का भाग देना पड़ेगा। जब भाग देंगे तो 52 सही 2/7 आएगा। कैसे आएगा आपको बताएंगे। 7 का 52 भाग देंगे 366 में, तो 7 पना 35 आया। यहाँ पर 1 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, 2 शेष बचा। तो आपका जो शेष बचा 2, यही 2 सही, यही क्या हो गया, और जो भागफल आया 52, तो यही 52 सही, और शेषफल 2/7। अगर इसे मैंने P लिख दिया, इसे Q लिख दिया और इसे R लिख दिया, तो इसे ये PQR इस फॉर्म में लिखते हैं भाई। इसे P देना है, P जो भागफल है वो P है होता है, और जो शेषफल होता है क्वोटिएंट इसे Q कहते हैं, और ये आपका क्या है? PQR। PQR यानी कि P52 Q PQR इस फॉर्म में लिखेंगे। P आपका 52 है और Q आपका कितना है? 2 है, R कितना है? 7 है। तो 52 सही 2/7 यही यहां पर लिख दिया है। ठीक है। अब 2/7 क्या है भाई? 52 सप्ताह और 2 दिन। इट मीन्स हो गया कि एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। जब एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, इसका मतलब ये हो गया। अब ये 2 दिन कौन से होंगे? जो 2/7 का मतलब है, ये 2/7 लिखा, 7 का मतलब है कि 7 दिन में ये 2 दिन कौन से होंगे भाई? 7 दिन में ये 2 दिन कौन कौन से होंगे? जो 7 दिनों का सप्ताह एक होता है उसमें ये 2 हैं, 2 दिन हैं। कौन कौन से दिन हो सकते हैं? तो यहां पर लिखना है कि शेष 2 दिन। आपको क्या करना होगा? जोड़ 2 के जोड़ा बनाने होंगे। एक रविवार, सोमवार, दूसरा सोमवार व मंगलवार, सोमवार मंगलवार, तीसरा मंगलवार बुधवार। भाई 2 दिन के बनाने हैं ना, तो मंगलवार बुधवार। अब चौथा जो बनेगा वो बुधवार और बृहस्पतिवार का होगा। बुधवार और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। गुरुवार और बृहस्पतिवार भाई दोनों एक ही नाम है। अगला बनेगा गुरुवार, और शुक्रवार, और अगला बनेगा शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार और शनिवार। जो इसके अगला बनेगा वो शनिवार और रविवार। इस प्रकार से भाई आपको जोड़े बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? जोड़े। अब आप कहोगे कि ये सर ये जोड़े क्यों बनाए? क्योंकि जो दिन कह रहा है उनमें कौन कौन से दिन हो सकते हैं, वो दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर रविवार और सोमवार भी हो सकता है, और जो शुक्रवार है क्या हो सकता है? रविवार और सोमवार हो सकता है एक, और दूसरा जो दिन है वो शनिवार और रविवार भी हो सकता है। लीप वर्ष में 52 रविवार होने की जो प्रायिकता है, उनमें जो 2 दिन शेष रह जाते हैं उनमें क्या शनिवार और रविवार भी हो सकता है, या रविवार और सोमवार भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है 2/7 है आपका।
ये क्या है, रविवार नहीं होने की प्रायिकता है। और इसे थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं रह गई है, नोट करते रहना भाई। आप जानते हो कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है। पीई क्या होता है कि घटना घटने की प्रायिकता, पीई बार घटना ना घटने की प्रायिकता, यानी पीई रविवार होने की प्रायिकता एक लीप वर्ष में, पीई बार रविवार नहीं होने की प्रायिकता, और जो रविवार नहीं होने की प्रायिकता है वो पीई बार बराबर 2/7 है। ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और पीई बार जो पीई है वो एक लीप वर्ष में रविवार होने की प्रायिकता है, यही हमें ज्ञात करना है भाई। क्वेश्चन यही कह रहा है कि लीप वर्ष में रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, यही ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पे पीई ये क्या है, पीई बराबर 1 माइनस का पीई बार। और पीई बार जो 2 दिन हैं वो ये 2 दिन हो सकते हैं, रविवार और रविवार सोमवार और शनिवार रविवार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 माइनस का 2/7, 7 माइनस 2/7 बराबर क्या आएगा, बराबर 5/7। यही आपकी क्या है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। एक लीप वर्ष में रविवार 52 रविवार होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 5/7 है। तो आप लोग नोट कर लेना, यहां पे लिख देना है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता बराबर 5/7। याद कर लेना इसे, पीई से पीई, ये क्या है, क्या पीई, पीई से भी डिनोट करते हैं। इस तरह लिख देना, पूरे की पूरे नंबर मिलेंगे भाई, कोई नहीं काटेगा, 100% वादे के साथ कहता हूं। तो ये थी भाई आज आपकी क्लास। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।